कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 26 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि यह जो प्रश्न है सभी फिलहाल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं हमारे, और यह आपकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं अच्छे से अच्छे क्लास देने की कोशिश करता रहता हूं। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जब भारत का पहला है, अगर कोई चीज़ पहला पूछ ले तो वो इम्पॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके बारे में हम बता दें तो इसके ऑप्शन है गुजरात, असम, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा ए, इसका जो आंसर गुजरात होगा। ठीक, अब इसके बारे में बता दें ये होता क्या है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो गांधीनगर में 23 जून भाषा गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU में रविवार को भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC और भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा समर्थित बी कोर विद्वानों, पेशेवरों, एथलीटों और कोचों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। ठीक, और आगे यह विश्व स्तर पर 71वां और भारत में पहला ऐसा केंद्र। ठीक, तो विश्व स्तर पर ऐसे कितने संस्थान हो चुके हैं? 71, और लेकिन भारत में पहला संस्थान है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना तो गुजरात में। अब बात करें गुजरात की, तो राजधानी क्या है इसकी? गांधीनगर। पहले अहमदाबाद हुआ करती थी। यहाँ के जो वर्तमान में CM हैं भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब इसकी बात करें गुजरात की, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन कब हुआ? तो 1960 में ये महाराष्ट्र से अलग होकर एक नया राज्य बना। वर्तमान में यहाँ पे 33 जिला हैं। ठीक, और सबसे बड़ा शहर क्या है? तो अहमदाबाद है, जिसे भारत को मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और गुजरात में सूरत है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, साबरमती के किनारे अहमदाबाद है। दांडी यात्रा यहीं पे हुई थी। साबरमती से दांडी तक की यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव कौन बने? अब ये उत्तरी अटलांटिक संधि क्या होता है तो आपको ये तो नहीं पता होगा, बट ये नाटो आपको अच्छे से पता होगा। क्यों? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक संधि वाला, यही पूरा इसका पूर्ण रूप होता है नाटो का। तो इसके महासचिव मार्क रूटे, जेम्स एंडरसन, एडवर्ड मिन्सन और जय सिम्पसन। तो इसका जो राइट आंसर है, फिलहाल मार्क जो रूटे बने हैं ये नाटो के महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में बता दें तो निवर्तमान डच प्रधानमंत्री, डच माने नीदरलैंड जो होता है उसे डच बोलते हैं, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे होंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव, जिसे नाटो बोलते हैं। ठीक, और रोमानिया के राष्ट्रपति इस दौर से हटने के बाद लिया गया इनको। तो ये रोमानिया के जो पहले राष्ट्रपति थे, पहले इसके महानिदेशक थे, बट अब जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री उनको बनाया गया है। और 2010 से पद पर आसीन 57 वर्षीय रूटे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक, और रूटे 4 बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कई संगठनों सरकारों के मुखिया के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नाटो की बात करें तो नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य देश हो गए हैं। स्पेन 31वां देश था। पूछा जा सकता है कि 31वां देश कौन बन रहा, तो नाटो का एक ये है स्पेन, और 32वां जो था स्वीडन बना था। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो बोलते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई और 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, और अभी ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, तो ये नाटो के सदस्य की वजह से ही इसमें युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक, और किस देश की महिला मीडिया टीम बिलन ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? सूडान, सोमालिया, अफ्रीका या यूक्रेन? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये होगा सोमालिया या अफ्रीका देश में है। तो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे ज़्यादा नक्सली और आतंकी संगठन है जो मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं यहाँ के लोगों को। तो अब इसके बारे में बता दें ये होता क्या है अवार्ड। तो सोमालिया की महिला मीडिया टीम है ये,
जो अपना वो चलाती है, प्रेस संस्थान चलाती हैं, तो मीडिया टीम विलन जिसका नाम है, ने जीता है यह वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो सोमालिया में पत्रकारिता करना आसान नहीं है, ठीक, क्योंकि पत्रकारों के लिए सोमालिया में राह बेहद ही मुश्किल है। इसके बावजूद महिलाओं का एक ग्रुप देश में विलान मीडिया नाम से न्यूज रूम में चलाता है। सोमालिया एक पूर्व अफ्रीकी देश है और दूसरे अफ्रीकी देशों की ही तरह सोमालिया में भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। सोमालिया में एक तो सबसे गरीब है, सबसे बड़ी बात यह है लूट मारी इसीलिए ज़्यादा वहाँ सोमालिया में समुद्री लुटेरे भी बहुत ज़्यादा ही सक्रिय होते हैं। तो सोमालिया में अपराध और आतंकवाद फैला हुआ है। इस वजह से सोमालिया में जीवन आसान नहीं है। और बात अगर पत्रकारिता की करें तो सोमालिया को दुनिया में पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में एक माना जाता है, ठीक। और सोमालिया में कुछ महिलाएं मिलकर विलान मीडिया नाम से न्यूज़ रूम चलाती हैं और यह सोमालिया का एकमात्र ऐसा न्यूज़ रूम है जिसे पूरी तरह महिलाएं संचालित करती हैं, चलाती हैं। बात करें सोमालिया की, इसकी राजधानी क्या है तो मोगादिशु है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और मुद्रा क्या है तो सोमालिया सीलिंग है। पीएम की बात करें तो यहाँ में वर्तमान जो पीएम है हमजा अब्दी बर्रे हैं और राष्ट्रपति हसन शेख महमूद हैं, ठीक। और वर्तमान में प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक की बात करें तो 161वां नंबर है भारत में भी प्रेस का, ठीक। और प्रेस के का मुक्तिदाता के रूप में किसको जाना जाता है तो चार्ल्स मेटकाफ का नाम आप सुने होंगे। तो ये प्रेस का मुक्तिदाता इसको बोलते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 19A में है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। तो याद रखना इसको। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून? तो यह फिलहाल मनाया जाता है 24 जून को, ठीक। और बात करें 21 जून को तो कौन सा योगा दिवस आप लोगों को याद ही होगा, ठीक। तो इसके बारे में बता दें तो कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मान और मान्यता देने का दिन है, ठीक। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोगों को याद होगा, ठीक। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और ये कूटनीतिक दिवस है, याद रखना, कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये है कूटनीति वाला, ठीक। तो ये मनाया जाता है 24 जून को। अब बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक। ये भी याद रखना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया को महिला राजनयिकों के काम को पहचानने और उनकी सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। और वो मैंने राष्ट्रीय महिला दिवस बता ही दिया, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है रूस के कजान में हुए ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को कितने पदक जीते? 31, 27, 28 या 29? तो इसका जो राइट आंसर है गोल्ड, रजत और कांस्य मिला के टोटल भारत ने 29 पदक जीते हैं। और रूस के कजान में हुए ब्रिक्स खेल 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम 2024 के 7वें दिन के नतीजे में रूसी एथलीटों ने 156 स्वर्ण, 93 रजत और 63 कांस्य पदक जीते। बेलारूस की बात करें तो इसने 26 स्वर्ण, 49 रजत और 59 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वही चीन की बात करें तो 17 स्वर्ण और 16 रजत और 12 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और भारत इसमें 8वें स्थान पर था, ठीक। इस आयोजन में 90 से अधिक देशों के लगभग 5000 एथलीट भाग ले रहे हैं जो 387 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारतीय वुशु खिलाड़ी ने भारत को दिलाया था पहला स्वर्ण पदक, ये भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिलहाल। कर्नाटक, कोझिकोड, सूरत या वाराणसी? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा, कोझिकोड जो केरल में है। पहले इसको कालीकट के नाम से जाना जाता था। और आपको याद होगा कि जो वास्को डी गामा था 1498 में कालीकट में ही पहुंचा था, ये जिसका कोझिकोड नाम हो गया। तो यहाँ पे जब शासन था तो जमोरिन का शासन था, इसने ही इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का, ठीक। तो यही है कोझिकोड जिसको पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। अब इसके बारे में बात करें तो केरल के कोझिकोड शहर को रविवार को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला है। मेयर एम बीना फिलिप ने घोषणा की कि 23 जून को सालाना
सिटी ऑफ लिटरेचर डे के रूप में मनाया जाएगा। अब ये भी याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार ये जो दिवस है अब 23 जून को मनाया जाएगा। ठीक, कौन सा दिवस? ये साहित्य का दिवस जो होता है इसको अब मनाया जाएगा वहाँ कर्नाटक में, वो केरल में, सॉरी। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945। मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसरो ने कर्नाटक में तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? अरुण है, वरुण है, वज्र है या पुष्पक है? फिलहाल इसका नाम जो है पुष्पक है। अब इसे क्या है कि प्रयोज्य प्रक्षेपण यान होता क्या है, इसको एक बार रॉकेट को छोड़ दो यान को और ये अंतरिक्ष में जाएगा, लेकिन वापस नहीं होते थे, लेकिन ये जो है वापस जा आएगा भी और दोबारा इसको रीस्टार्ट करके भेजा जा सकता है, इसमें यह सिस्टम है। ठीक, तो इसरो ने कर्नाटक में तीसरी बार और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक सफलतापूर्वक परीक्षण। अब पुष्पक के बारे में बात करें तो पुष्पक क्या था? पुष्पक एक रामायण में आप देखे होंगे, राम का जो वो जहाज़ था जिससे गए थे कहाँ, अयोध्या नगरी आए थे, तो ये पुष्पक विमान से ही आए थे। ठीक, तो इसके बारे में बताए थे। इसरो ने 23 जून 2024 को पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV लैंडिंग प्रयोग लैक्स में अपनी तीसरी और अंतिम लगातार सफलता हासिल की है। पुष्पक ने सटीक क्षैतिज लैंडिंग की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। अब इसरो की स्थापना के बारे में बता दें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अध्यक्ष सोमनाथ हैं, यस सोमनाथ, और मुख्यालय इसके बंगलौर कर्नाटक में। ठीक, और 1969 की बात करें तो ये 1969 में अमेरिका जब चांद पे गया था तभी यहाँ पे इसरो की स्थापना हुई थी। और अमेरिका की जो एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, इसका क्या नाम? तो इसका नाम है नासा। ठीक, नासा। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसको जोड़ के आप 1958 में भारत में किसकी स्थापना हुई तो देखो DRDO की स्थापना जो हुई थी, DRDO की स्थापना भी 1958 में। जब अमेरिका में नासा बना तो भारत में DRDO बना। जब अमेरिका चांद पे गया तो भारत में इसरो बना 1969 में। याद रखना, ऐसे आपको याद हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला शुरू हुआ? असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अम्बुबाची मेला जो है ये सिक्किम वो असम में है। ठीक, यहाँ जो कामाख्या मंदिर है वहीं पे मेला लगता है। अब इसकी कहानी बता दें आपको, तो असम के कामाख्या में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ। इसका समापन इसी महीने की 26 तारीख को होगा। अम्बुबाची मेले के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। यह कार्यक्रम देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का जश्न मनाता है, जो प्रजनन क्षमता और नारीत्व का प्रतीक होता है। ठीक, यहाँ जिनको बच्चे नहीं होते हैं पूजा करने जाती हैं औरतें। और राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। CM यहाँ के वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। असम में क्या है? एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम में है। माजुली विश्व का प्रसिद्ध द्वीप है जो सबसे बड़ा है माजुली, और माजुली एक जिला भी घोषित हो गया असम में। और असम में जो एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा है वहाँ उसको मोबाइल सैटेलाइट से संरक्षित कर दिया गया है। ठीक, निगरानी के लिए। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच मेडिकल वीज़ा सेवा शुरू की? सऊदी अरब, रूस, कतर या बांग्लादेश? तो फिलहाल भारत के जो संबंध है बांग्लादेश से ज़्यादा ही चल रहे हैं। शेख हसीना जुल्फ़ों वाली आई हैं तो इसी के चक्कर में मेडिकल वीज़ा सेवा शुरू की है नरेंद्र मोदी ने। भारत और बांग्लादेश के बीच मेडिकल सेवा शुरू हो गई है। और बांग्लादेश से भारत के लिए वीज़ा आमतौर पर 2 से 3 कार्य दिवसों में संसाधित हो जाता है। मेडिकल वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत की यात्रा कर रहे हैं। यदि वीज़ा 180 दिनों से अधिक के लिए वैध है तो आगमन के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण आवश्यक है। PM मोदी ने कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की पहल भी की है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक, ढाका है। और यहाँ की PM आपको पता ही होगा, शेख हसीना जुल्फ़ों वाली हैं। और मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति, ये भी याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा?
संपीड़ित बायोगैस क्या होता है, तो ये मीथेन होता है जिसका सूत्र होता है CH4, तो यही होती है बायोगैस। अब इसके बारे में बताएं आपको, तो संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल CSE की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में एक उल्लेखनीय स्थान रखता है, जिसमें देश के 24% संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है। यह बायोमास के अवयवी अपघटन द्वारा उत्पादित एक ऊर्जा समृद्ध गैस है और इसका उत्पादन कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर, गन्ना प्रेस मिट्टी, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जैसे अन्य स्रोतों से किया जाता है। धान के दलदली भूमि में भी मीथेन गैस पाई जाती है और जानवर जब मुंह डुलाते हैं तो उसमें भी मीथेन गैस होती है। ठीक, अभी न्यूजीलैंड में डकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने गायों पर डकार प्रतिबंध के लिए टैक्स लेती थी, तो उसको निरस्त कर दिया गया था अभी जल्द ही। और किस लिए निरस्त किया गया, क्योंकि ये जो गाय हैं ये जब खाना खाने के बाद मुंह डुलाते हैं, जानवर घुमाते हैं, तो उसमें से क्या है कि मीथेन गैस निकलती है और जो मतलब विश्व में गर्मी बढ़ने के कारण CFC और मीथेन गैस की अधिकता के कारण होता है, इसीलिए वहाँ पे जानवरों पे टैक्स लगाना शुरू हो गया था। ठीक, और यह एक परिष्कृत और संपीड़ित गैस है जिसमें 90% से अधिक मीथेन गैस होती है, CBG बन जाती है तथा इसके गुण पारंपरिक संपीड़ित प्रकृति जिस CNG के समान होते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, पूर्ण रूप से व्याख्या सहित मैंने बता दिया है इसका डिटेल। और आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक GK का भी हम प्रश्न आंसर बताया करते हैं, तो आपके लिए क्लास ज़्यादा बेहतर हो जाती है इससे, और अन्य जानकारियाँ भी आपको जो मुझे पता होता मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो क्लास बेहतर बनाने के लिए हम अच्छे से अच्छा प्रश्न ढूंढ के लाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें टेलीग्राम में और सोशल मीडिया पे, तो जिससे इसकी संख्या लगातार बढ़ती रहे और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय सभी को। मैं फ़िलहाल विक्रम राठौर के नाम से मेरा ID है और उस पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको PDF मिल जाए, नहीं सरल एग्ज़ाम के नाम से भी टेलीग्राम ग्रुप मेरा चलता है, तो जिसको भी जुड़ना है तो आप सरल एग्ज़ाम पे आप आके जुड़ सकते हैं। ठीक, सरल एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी पढ़ने के लिए किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्ज़ाम के लिए PDF या बुक्स चाहिए तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, आपको पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा बुक सहित। ठीक, तो थैंक यू सभी दोस्तों को, बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय सभी को।